Hi friends, welcome to Astro Intelligence video series on different houses. दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे परिवार के द्वारा बनाई गई वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन तो हो गया होगा और आप जो चीज़ें हमने बताई हैं आप उस तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड को यूज़ करके एस्ट्रोलॉजी की मिस्ट्रीज को डीकोड करने में सक्षम हो गए होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर हाउस ऑफ हॉरोस्कोप, दैट इज द फोर्थ हाउस। आज हम चौथे घर या चौथे भाव के ऊपर बात करेंगे, मगर दोस्तों मेथड हमारा वही होगा, सिंप्लीफाइड भाषा में सिंप्लीफाइड तरीके से ज्योतिष की मिस्ट्रीज को डीकोड करना। तो दोस्तों कागज पेन अपना तैयार रखें, पॉइंट्स मैं बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाएं। ये पॉइंट्स आपको जीवन भर काम आएंगे, क्योंकि बार बार आपको वैदिक शास्त्रों में नहीं जाना पड़ेगा, बार बार आपको वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। एक बार आप पॉइंट्स को अच्छे ढंग से नोट कर लें, उसके बाद 2-4 बार आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत होगी। फिर वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और वो जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं वो हमारे मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं, और एक बार कोई चीज़ हमें मेमोराइज हो गई तो वो जीवन भर हमारा साथ देती है। सो दोस्तों शुरू करते हैं फोर्थ हाउस यानी कि चौथा भाव। दोस्तों चौथे भाव से आप क्या समझते हो, क्या लेते हो, इसके कारक कौन कौन से हैं, इसके नेचुरल लॉर्ड कौन से हैं और इसमें बैठे प्लैनेट्स क्या क्या प्रभाव डालने में सक्षम हैं, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप इस फोर्थ हाउस का नाम नोट करें कि फोर्थ हाउस अगर होता है तो उसका नाम क्या है। दोस्तों फोर्थ हाउस को हम सुख स्थान भी कहते हैं, और राशि इस फोर्थ हाउस की कौन सी होती है? राशि होती है कैंसर, कर्क राशि या कैंसर राशि इस फोर्थ हाउस की राशि है, और इसको हम सुख स्थान भी कहते हैं। सुख से मतलब क्या होता है? स्थान प्लेयर्स का, जहां पे कोई भी आत्मा अपने आप को सुख में, आनंद में अनुभव करती है, वो ही सुख स्थान माना जाता है। तो दोस्तों अगर कोई स्थान आपके लिए सबसे ज्यादा पीसफुल, सबसे ज्यादा आनंददायी है, वो कौन सा होता है? वो नॉर्मली हमारा घर होता है। सो फोर्थ हाउस से कहीं ना कहीं हम घर को एसोसिएट करते हैं, मगर ये चीजें जानने से पहले आपको जो खास पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नोट करवा दूं। नोट करें कि दोस्तों ये जो फोर्थ हाउस है ये मूवेबल हाउस है। जैसे कुछ हाउसेस फिक्स्ड होते हैं, ये मूवेबल हाउस है। अब ये वाटरी हाउस है, पानी के साथ इसका संबंध है। अगर पानी के साथ इसका संबंध है तो पानी को हम माइंड के साथ जोड़ते हैं, इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस का संबंध इमोशंस, वाटर या माइंड के साथ है। अब ये जो चौथा घर है या जो चौथा भाव है ये इवन साइन है। इवन साइन से क्या मतलब हुआ? ये सम है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये सम है, इवन साइन है। फीमेल साइन है। अब फीमेल साइन है तो कहीं ना कहीं इसके साथ फीमेल या फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ एसोसिएट होंगे ही होंगे। अब इसकी डायरेक्शन आप नोट कर लें। दोस्तों इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। अब नोट करें कि ये किस किस नक्षत्र या किस राशि के नक्षत्र इस फोर्थ हाउस में आते हैं, आप उनको नोट कर लें। वो हैं जुपिटर के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र और मरकरी के नक्षत्र।
ये तो दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसके जो लॉर्ड हैं या इस चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। ये तो हुए सिंपल पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे कि जो मैं आपको हर वीडियो में आपको समझाता हूं, जो ट्रायंगल बना के आपको समझाता हूं, वो चीज आप इस भाव से भी आप समझें। दोस्तों, इस भाव का स्वामी या इस घर का स्वामी या इस घर का लॉर्ड या इस घर का मकान मालिक वो कौन है? वो है चंद्रमा। अब इस ट्रायंगल का आपने एक एंड की एनर्जी आप समझ गए कि जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो है चंद्रमा। अब दूसरी एनर्जी वो कौन सी है? वो है जो इसके नेचुरल कारक हैं, जो सिग्निफिकेटर हैं फोर्थ हाउस के, वो कौन कौन से? दोस्तों, वो 4 हैं, एक नहीं है। इसमें 4 प्लैनेट्स की एनर्जी आपको नेचुरल सिग्निफिकेटर के रूप में आपको नोट करनी है। उसी से मिला के हम इस भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालेंगे। वो 4 कौन कौन से हैं कारक, नोट करें। सबसे पहले वीनस यानी कि शुक्र, या जिसको सिंपल भाषा में शुक्राचार्य बोला जाता है, वो है फर्स्ट कारक। दूसरा कारक कौन है? दूसरा कारक है जुपिटर यानी कि देवगुरु। देवगुरु और दूसरी तरफ असुर के गुरु, ये दोनों ही इस फोर्थ हाउस के नेचुरल कारक हैं। मगर ये 2 हुए, मैंने आपको बताया था कि ये 4 हैं। 4 नेचुरल सिग्निफिकेटर इस फोर्थ हाउस के हैं। वो 2 कौन कौन से बच गए? वो रह गए, एक तो है मंगल देवता यानी कि मार्स, और फोर्थ वन इज मरकरी। अब ये 4 हैं इसके नेचुरल सिग्निफिकेटर। अब यहां पे दोस्तों थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि देयर इज इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, क्योंकि ट्रायंगल के एक तरफ चंद्रमा है और दूसरी तरफ 4 प्लैनेट्स की एनर्जी आ गई। मगर दोस्तों 4 प्लैनेट्स की एनर्जीज को अगर डिकोड करना है, वो आपको एक एक करके मैं समझाता जाऊंगा। पहले आप ये समझें कि ये जो फोर्थ हाउस है ये खाली है, अभी इसमें कोई किराएदार रहने को नहीं आया। तो हम इन ट्रायंगल के जो 2 सिरे हैं, दोनों सिरों से जो एनर्जीज निकल के, जो अमलगमेशन होके जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी बनती है, और वो जो कॉन्फ्लुएंस्ड एनर्जी या जो कंबाइंड एनर्जी जो सिग्निफिकेशन निकाल के दिखाती है, उसमें से क्या क्या कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं वो आप समझ लें। सबसे पहले तो दोस्तों इसको सुख स्थान बोला गया, इस घर को सुख स्थान यानी कि हाउस ऑफ प्लेयर्स। जो इसके 3 मेन नेचुरल हम मतलब सिग्निफिकेशंस बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं माता, भूमि और वाहन। अब देखिए, एक तो ये सुख स्थान, दूसरा माता, भूमि और वाहन। ये 3-4 चीजें, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपने नोट करने हैं। यहां से काफी मिस्ट्रीज आगे डिकोड होती है। दोस्तों सबसे पहले चीज ये है सुख स्थान। अब कोई भी आत्मा जब जन्म लेती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा सुख कहां पे मिलता है? वो मिलता है माता के गर्भ में। तो कहीं ना कहीं ये स्थान माता के साथ एसोसिएट होता है। जब बच्चा छोटा होता है, माता के गर्भ में क्या होता है? देयर इज ए वाटरी मीडियम। अब आप देखिए ऋषियों ने कहां कहां से सिग्निफिकेशंस निकाल के किस किस रीजनिंग के साथ कैसे उन्होंने उसको कनेक्ट किया है। अब आप इस चीज को समझेंगे। जो छोटा बच्चा होता है माता के पेट में, वो वाटरी मीडियम में तैरता है। तो ये फोर्थ स्थान क्या हुआ? ये वाटरी हुआ। अब माता के साथ मन भी अटैच हुआ, माता के साथ इमोशंस भी अटैच हुए, क्योंकि ये इसको हम पानी के साथ ही एसोसिएट करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा सुख का स्थान ये किससे हुआ? पहली बात मून से।
और मून कहीं ना कहीं हमें हेल्थ भी प्रदान करता है, और बच्चे की हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी सेफ गार्डेड कहाँ होती है? वो अपनी माता के पेट के अंदर ही होती है। और इसलिए फोर्थ स्थान को यानी कि फोर्थ हाउस को हम इस चीज से एसोसिएट कर सकते हैं। अब यहां पे आप और देखिए, यहां पे एक नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है? वो है मंगल देवता। मंगल या मार्स इज द कमांडर, वो सेनापति है। अब वो जो सेनापति है, वो जो सिग्निफिकेशंस यानी कि जो कारक होते हैं या जो भाव या जो फैक्टर्स उस भाव के होते हैं, वो उनसे नहीं लड़ता, वो उनको सेफ गार्ड करने के लिए लड़ाई लड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं हेल्थ को सेफ गार्ड करना, छोटे बच्चे को सेफ गार्ड करना, ये मंगल का कार्य यहां पे बन जाता है। इसीलिए मंगल को इस फोर्थ भाव के साथ एसोसिएट किया गया। अब उसके बाद आ जाए, ये तो है छोटे बच्चे की बात। अब बच्चा बड़ा हो गया, उसको घर चाहिए। अब ये घर भी उसको ये ही फोर्थ हाउस देता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे फिर मंगल को हम भूमि के साथ जोड़ते हैं। मंगल का जो वैदिक या शास्त्रीय नाम है वो क्या है? वो है भौम। भौम यानी कि भूमि पुत्र या भूमि से रिलेशन, यानी कि पृथ्वी से रिलेशन। पृथ्वी के छोटे से हिस्से को जिसमें हम रहते हैं उसको हम घर कहते हैं। तो ये जो घर हुआ दिया मंगल ने। मगर यहां पे दोस्तों एक मिस्ट्री है जो यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप उस मिस्ट्री को नोट भी कर लें। दोस्तों मंगल इस फोर्थ हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, मगर फोर्थ हाउस में मंगल यानी मार्स डेबिलिटेटेड है। ये यहां पे ऋषियों ने मार्स को डेबिलिटेटेड क्यों शो किया, इसके पीछे की जो रीजनिंग या इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब दोस्तों बार बार मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि मार्स को अगर हमने एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? मार्स इज ए डिजायर। मार्स इच्छा शक्ति है। अब मार्स को इस घर में डेबिलिटेटेड बना दिया ऋषियों ने। क्यों बना दिया? अदरवाइज हमारी ये इच्छा शक्ति, हम सारा जीवन मकान पे मकान, मकान पे मकान, जमीन पे जमीन बनाने के पीछे ही लगे रहते, हम जीवन में और कोई कार्य ना कर पाते। इसीलिए हमारी इच्छा को डेबिलिटेटेड यानी कि कंट्रोल्ड डिजायर के रूप में मार्स को इस घर के साथ एसोसिएट कर दिया। अब देखिए ये साइंस जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस है कितनी दोस्तों बढ़िया, ऑथेंटिक एंड विद रीजनिंग है। कोई भी बात जो शास्त्रों से निकल कर आएगी वो विदाउट रीजनिंग नहीं होगी। सिर्फ हाँ ये हो सकता है कि हम उसको समझने में भूल कर जाएं, उसको एनालाइज करने में भूल कर जाएं, ये तो हो सकता है। मगर दोस्तों शास्त्रों में कही गई कोई बात भी बिना रीजनिंग, बिना लॉजिक के नहीं है। अब उसके बाद ये तो बात हो गई दोस्तों घर की। अब इसके साथ कुछ और चीजें भी एसोसिएट की गई हैं। वो क्या एसोसिएट की गई है? वीनस यानी कि शुक्राचार्य को। अब वीनस को यहां पे अगर एसोसिएट किया तो वीनस क्या है? वीनस से हम प्लेयर्स देखते हैं, सुख संपत्ति देखते हैं, पैसा देखते हैं। अब दोस्तों अगर वीनस इस घर के साथ एसोसिएटेड है तो वो आपको प्लॉट आपको दे दिया मंगल ने। अब उसके ऊपर बढ़िया 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार जो घर आपको मिलेगा वो कौन देगा? वो देंगे शुक्राचार्य। घर के अंदर जो सुख सुविधाएं, जो प्लेयर्स का सामान देंगे वो कौन देंगे? वो देंगे वीनस महाराज। मगर यहां पे दोस्तों एक और चीज जो खास पॉइंट है वो आप नोट भी कर लें। वीनस यानी शुक्राचार्य यहां पे सुख संपत्ति के साथ, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं,
तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टेंडेंसीज भी इस घर के साथ एसोसिएट हो जाएंगी। वो कौन सी होंगी? दैट इज ब्लैक मनी। गलत तरीके से कमाया गया और गलत तरीके से बचाया गया धन, दैट इज ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी इस घर के साथ इसीलिए एसोसिएट हो जाएगी क्योंकि इस घर के नेचुरल सिग्निफिकेटर शुक्राचार्य या वीनस हैं। अब दोस्तों बात कर लें जो और इसके दो सिग्निफिकेटर हैं। दोस्तों वो तो दोनों सिग्निफिकेटर बहुत अच्छे हैं। पहले बात करते हैं बुध देवता यानी कि मरकरी की। मरकरी यहां पे बैठ के क्या देते हैं? दोस्तों अब किसी को भी अगर पैसा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? बुध किसी भी घर में बैठ के किसी को भी नेचुरल बिजनेसमैन बनाता है, नेचुरल ट्रेडर बनाता है, उसको अच्छी वाणी देता है, उसको प्यार से बोलना सिखाता है, उसको खूबसूरत बना देता है। ये चीजें मरकरी करता है। अब देखिए आपको पैसा चाहिए, वो चाहे आपको मिलेगा वीनस के माध्यम से, मगर उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मीडियम बनेगा, वो मीडियम कौन बनेगा? वो मरकरी की एनर्जी मीडियम बनेगी। अब आप इस चीज को समझ लें कि मरकरी को 4th हाउस के साथ क्यों एसोसिएट किया गया। साथ में अब आप देखिए मरकरी क्या है? मरकरी इज योर इंटेलिजेंस, मरकरी इज योर बेसिक एजुकेशन। तो ये चीजें भी आपको पैसा कमाने के लिए, आपको प्लेयर्स का सामान लाने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये भी जरूरी है। और ये आपको कहां से मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको मरकरी से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन से सिग्निफिकेटर रह गए? वो रह गए जुपिटर महाराज यानी के देवगुरु। अब देवगुरु दोस्तों जहां कहीं भी बैठेंगे वो क्या करेंगे? देवगुरु का कार्य ही है परमात्मा के रास्ते पर लेकर जाना, उपदेश देने की क्वालिटी, वाइज बना देना, विजडम प्रदान कर देना, स्पिरिचुअल चीजें देना, और एंड द टॉप मोस्ट क्वालिटी जो जुपिटर की है, जिस भी हाउस में जुपिटर बैठेंगे वो उस हाउस को एक्सपैंड करेंगे, उस घर के कारकों को एक्सपैंड करेंगे। अब आप देखिए जो जो भी सिग्निफिकेशंस उस हाउस से, चाहे वो हमें चंद्रमा से मिले, चाहे वो हमें मरकरी से मिले, चाहे वो हमें वीनस से मिले, या चाहे वो हमें मार्स से मिले, वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जुपिटर वो एक्सपैंड हो जाएंगी। और यहां पे इन 4th हाउस जुपिटर इज एग्जॉल्टेड। अब यहां पे दोस्तों कुछ लीड मिलती है कि यहां पे ऋषियों ने जुपिटर को एग्जॉल्टेड क्यों बनाया। ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्यों बनाया, इसके ऊपर मैं भी स्ट्रेस दे रहा हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों बनाया। दोस्तों किसी भी आत्मा का मोटिव क्या होता है? जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर मोटिव क्या है? जाना कहां है? जो हमारा मोटिव है वो है परमात्मा की तरफ जाना। और इस घर में भी जुपिटर को एग्जॉल्टेड पोजीशन इसीलिए प्रदान की गई कि हम कहीं चंद्रमा के पीछे लग के, शुक्राचार्य के पीछे लग के, मरकरी की मेलेफिशियंस को साथ में लेकर, मार्स की बोल्डनेस और करेजियसशिप को साथ में लेकर कहीं हम नेगेटिव रास्ते पर ना चल पड़े। इन सब को कंट्रोल करने के लिए इस घर की एग्जॉल्टेड प्लैनेट या एग्जॉल्टेड एनर्जी या सबसे ओवर पावरिंग एनर्जी वो कौन सी हुई? वो हुई जुपिटर की एनर्जी। अब आप दोस्तों देखो कि ये जो हॉरोस्कोप बनाया गया है, ये बनाया गया है विद ए रीजनिंग एंड विद ए मोटिव। वो ही मोटिव आपको समझना है कि एस्ट्रोलॉजी हमें समझाती क्या है। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों यही समझाती है
कि हमने जीवन में सब कार्य करते हुए, जीवन में हर तरह के एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेते हुए हमने परमात्मा के रास्ते पर चलना है और परमात्मा तक ही पहुंचना है। ये ही जीवन का मतलब है। और इसीलिए जब मैंने वीडियो शुरू की थी, मैंने कहा था वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस ऑफ हॉरोस्कोप इज 4th हाउस। दोस्तों, इतनी ज्यादा एनर्जीज का कॉन्फ्लुएंस, इतनी ज्यादा एनर्जीज की अमलगमेशन आपको किसी और घर में नहीं मिलने वाली। और अगर 4th हाउस में ये सारी एनर्जीज निहित हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे परमात्मा का या ऋषियों का मतलब यही है कि हमें 4th हाउस को सही ढंग से समझाया जाए। और समझाया कैसे जा सकता है? वो सिर्फ समझाया जा सकता है एनर्जीज के खेल से, एनर्जीज को समझने से कि प्लैनेट्स हमें कौन कौन सी एनर्जी देते हैं। अब यहां पे छोटी सी बात और दोस्तों, अब इसके नेचुरल लॉर्ड जो हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी हेल्थ का कारक भी है, चंद्रमा हमारी नींद का कारक भी है। तो अपने घर में बच्चे को माता के गर्भ में, इंसान को अपने घर में ही सबसे ज्यादा नींद आएगी। ये भी आप पॉइंट समझ लेना। जिस भी जातक का 4th हाउस एफ्लिक्टेड होगा, मेलेफिक टेंडेंसीज ज्यादा होंगी, उसकी दोस्तों नींद भी अफेक्टेड होगी। ये मैं आपको टिप दे रहा हूं, इस टिप को आप नोट कर लेना। इस तरह दोस्तों छोटी छोटी बातें जब हम एनर्जीज को डिकोड करते हैं तो ये अपने आप निकलती आती है। अब इस घर के कुछ नेचुरल जो सिग्निफिकेशंस हैं वो भी आप नोट कर लें। अब मोटिव तो है हमें परमात्मा के रास्ते पर जाना, तो इस घर से हमने स्पिरिचुअल टेंडेंसीज को भी देखना है। अब कोई इंसान अगर वो है ही योगी, अब आप देखें मजे वाली बात, यानी कि योगी कौन होगा? जिसमें चंद्रमा कंट्रोल्ड होगा, जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, वीनस कंट्रोल्ड होगा, मार्स कंट्रोल्ड होगा, मरकरी उसका बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, तभी वो योगी बन पाएगा। अगर किसी योगी की आप कुंडली निकाल के देखोगे तो 4th हाउस से हम एक और चीज देखते हैं। वो क्या देखते हैं? दैट इज प्राणायाम। दोस्तों ये टिप है जो आप नोट कर लें। प्राणायाम क्यों है? क्योंकि चंद्रमा इस घर का लॉर्ड है, वो आपके हेल्थ का कारक है। और योगियों को अगर उन्होंने अपनी हेल्थ को संभाल के रखना है तो प्राणायाम आपको करना पड़ेगा। और वो चीजें हमें 4th हाउस से ही देखनी है। अब 4th हाउस से हमने वाहन भी देखने हैं, ऐश्वर्य की बाकी चीजें भी देखनी है, माता को भी देखना है, यानी कि मदर भी इस घर के साथ एसोसिएटेड है। अब जो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप नोट करें। 4th हाउस के अगर किसी का जन्म ही 4th हाउस में हुआ है, यानी असेंडेंट इज 4th हाउस, यानी कि उसकी राशि फिर कौन सी होगी? दैट इज कैंसर। तो वो कैसे होंगे? हाइट उनकी छोटी होगी, गर्दन उनकी थिक होगी, बहुत फ्रेंडली होंगे, थोड़ी उनकी वेस्ट मोटी होगी, क्योंकि यहां पे जुपिटर एक्सॉल्टेड हैं। जुपिटर फैट का कारक भी है दोस्तों, इसलिए यहां पे वेस्ट थोड़ी सी थिक होगी, फैटी बॉडी होगी थोड़ी बहुत। अब लॉर्ड हैं चंद्रमा, तो उनका कलर वाइट होगा, बहुत खूबसूरत होंगे। इन सब के कॉम्बिनेशन से जो एक खास कैरेक्टर निकल कर आता है वो क्या आता है? फास्ट वॉकिंग। ये तेज चलने वाले जातक होंगे। छोटे जब बच्चे हैं, बच्चों में इम्यूनिटी आपको कम पाई जाएगी, मिलेगी। अब यहां पे इम्यूनिटी कम होने का एक रीजनिंग मैं यहां पे आपको समझा सकता हूं, बिकॉज
मार्स इज डेबिलिटेटेड इन दिस हाउस, धीरे 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 उसके कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी ये चीजें अपने आप इंप्रूव होती जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्स को ही बीमारियों से डिफेंस देनी है, नंबर 1। नंबर 2, इस घर के मालिक चंद्रमा को हेल्थ प्रदान करनी है। बचपन में इम्यूनिटी लो होगी, मगर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इम्यूनिटी इंप्रूव करती जाएगी। अब चाहे मार्स डेबिलिटेटेड है मगर ये करेजियस होंगे। पानी के साथ इनका, इस घर के जातकों का पानी के साथ तो कनेक्शन होगा ही होगा। बिल्डिंग्स बनाएंगे, इंटेलिजेंट होंगे, खूबसूरत होंगे। अब यहाँ पे मंगल है, जुपिटर है, तो इनके मेल बच्चे होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ में मून इस घर के लॉर्ड हैं। मून को हम माइंड के साथ जोड़ते हैं, माइंड के साथ इमोशंस आ जाती हैं। सबसे पहली अटैचमेंट बच्चे की किसके साथ होती है? वो होती है अपनी मदर के साथ। मदर, क्योंकि उसका घर है इसलिए मदर के साथ अटैचमेंट है। दूसरी बात है इमोशनल अटैचमेंट। अब यही चीज को, मदर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो अपना घर बन जाएगा। तो इनकी इमोशनल अटैचमेंट अपने घर के साथ, अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ भी होगी। अब ये सोशल सर्विस करने वाले होंगे, क्योंकि मून अटैच्ड है, इमोशंस अटैच्ड हैं, साथ में जुपिटर और मरकरी भी अटैच्ड है, साथ में मार्स भी अटैच्ड हैं। ये सब इनको जो जो चीजें देंगे ये इनको सोशल सर्विस की तरफ प्रेरित करेंगे। मरकरी है तो स्पीच इनकी अच्छी होगी, इफेक्टिव स्पीच होगी, और इन सब कैरेक्टर से 4th हाउस जिनका अच्छा होगा उनको समाज में रिस्पेक्ट भी मिलती होगी। मगर एक चीज है, इनका मैरिटल लाइफ जो है वो कभी भी खुशगवार नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। ये इनका एक नेगेटिव फैक्टर भी है। अब आप एक चीज यहां पे और नोट करना, 4th हाउस वाले जो होंगे वो ट्रस्ट के साथ, कॉरपोरेट्स के साथ, एनजीओज के साथ भी एसोसिएटेड पाए जाएंगे, या एसोसिएटेड होंगे या वो अपने एनजीओज भी शुरू करने वाले हों, क्योंकि सोशल सर्विस, इमोशंस, मन, बोल्डनेस, करेज, विजडम, ये सब चीजें इस हाउस के साथ हैं, तो ये चीजें भी आपको मिलेंगी। अब दोस्तों हम बात कर लें इस घर के अगर प्लैनेट्स आ जाएं, यानी कि ट्रायंगल का 3rd पार्ट। अब आपको मालिक की एनर्जी समझ आ गई, उस घर का नेचुरल एनवायरनमेंट भी आपको समझ में आ गया। अब हम आपको समझाएंगे कि अगर किराएदार के रूप में कोई भी प्लैनेट एक्चुअल में इस घर में रहने आ जाए तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर सन यहां पे आ जाए। अब सन यहां पे आ जाएगा तो दोस्तों सन डेफिनेटली क्या देगा, क्योंकि सन इज द किंग, सन रॉयल स्टेटस देता है। सन के साथ साथ देखो, अब सन और मून ये दो चीजें ये कभी फ्रेंडली नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ हीट है, एक तरफ पानी है। पानी और हीट ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए अगर सन यहां पे रह आ गया किराएदार के तौर पर, तब आप देखोगे माइंड विल बिकम अनस्टेबल। अनस्टेबल माइंड वाले ये होंगे। सन है, स्टेटस मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, फेमस हो जाएंगे, मगर वाइफ के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे। हां, एक बड़ी मजेदार चीज है, बहुत टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर अगर सन यहां पे आ जाए वो उसको बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर बना देगा। ये आप देखोगे, जो जो भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको बहुत हाइट लेते हुए मिलेंगे उनका कहीं ना कहीं 4th हाउस के साथ सूर्य का संबंध आपको मिलेगा। ये इनको साइंटिस्ट बना सकता है, ये इनको ज्योग्राफी की तरफ लेके जा सकता है। मगर एक चीज है, सन और मून का जो कन्फ्लिक्ट है
इनको बीमारी दे देगा। ये भी खास बात है, बीमारी मिल जाएगी इनको, क्योंकि चंद्रमा ने जो हेल्थ का कारक है, जब चंद्रमा की एनर्जी सन की एनर्जी के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाएगी तो सिकली स्टेटस आपका एलिवेट हो जाएगा। अब हम बात कर लें दूसरा प्लेनेट यानी कि चंद्रमा की। अगर चंद्रमा यहां पे आ जाएगा तो दोस्तों चंद्रमा की चीजें जातक और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जातक का संबंध, क्योंकि वाटर है, वाटर का संबंध हम फॉरेन कंट्रीज से लेते हैं, तो जातक फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट उसकी हो जाएगी, यानी कि अपनी माता से दूर जाने वाला हो जाएगा। हेल्दी होगा, खूबसूरत तो होगा। जो चीजें मून के कैरेक्टर्स थे, मून के कैरेक्टर्स दोस्तों मून के वहां पे आने से, क्योंकि ट्रायंगल के 2 हाउसेस पे जो एनर्जी, इकट्ठी एनर्जी 2 हाउस मतलब 2 तरफ की एनर्जी हो जाएगी, अगर वो ही एनर्जी वहां पे हो जाए तो वो चीज बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर यहाँ पे जुपिटर आ जाए, जुपिटर आ जाए आपको बहुत सफल स्पिरिचुअल उपदेशक बना देगा। आप में स्पिरिचुअल टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, पैसा होगा, हर चीज होगी, मगर स्पिरिचुअल टेंडेंसीज यहाँ पे 4th हाउस में बढ़ जाएंगी। अगर यहाँ पे वीनस महाराज रहने को आ जाएं तो क्या होगा, पैसा बनाने की क्षमता और पैसा बनाने की विचार यानी कि थॉट्स जो होते हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। उसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज आप इस्तेमाल कर पाओगे, वो करने वाले होंगे फिर, क्योंकि उनका फिर मोटिव पैसा कमाना ही होगा। अगर आप देखिए 2 शुक्र एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज यानी कि एक्सॉल्टेड जुपिटर को भी कंट्रोल कर लेंगे, उन टेंडेंसीज को भी कंट्रोल करके अपनी जो नेगेटिव मेलेफिशिएंस है यानी कि प्लेयर सीकिंग इंटेंशंस उसको बढ़ा देंगे। और प्लेयर सीकिंग इंटेंशंस अगर बढ़ गई तो आदमी हर तरह का साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मरकरी अगर आके रहने लग जाएं तो क्या होगा। दोस्तों मरकरी यहाँ पे आके रहने लग जाएंगे तो मरकरी आपको नेचुरल बिजनेसमैन बनाता है। तो यहाँ पे पहली बात मरकरी की डबल एनर्जी हो जाएगी। दूसरी चीज, जो चीजें मरकरी की डबल एनर्जी से निकल कर आएंगी जुपिटर उसको एक्सपेंड करेगा, उन सिग्निफिकेशंस को बढ़ाएगा। आदमी ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, बहुत अच्छी स्पीच देने वाला बन जाएगा, उसका वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल होगा, इंटेलिजेंट बहुत होगा। ये चीजें बढ़ जाएंगी दोस्तों, जो नेचुरल चीजें होती हैं बढ़ने वाली वो बढ़ जाएंगी। अब आ गए मंगल की। यहां पे दोस्तों एक चीज मैं अब आपको बताऊं, मंगल का 4th हाउस में होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अब आप कहोगे मंगल तो है ही 4th हाउस का कारक, और 4th हाउस का कारक है, फिर मंगल यहां पे अच्छा क्यों नहीं माना जाता। अब ये भी मिस्ट्री मैं आज आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों कुछ शास्त्रों के सूत्र हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहला सूत्र है कारक भाव नाशक। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला वर्ड है कारक। अब मंगल इस घर का कारक है, दूसरा वर्ड है भाव यानी कि उस घर का। अब मंगल के साथ मंगल मिल जाएगा तो ये मंगल को बढ़ाएगा नहीं, कारक भाव नाशक यानी कि उन सिग्निफिकेशंस को नाश करने वाला बन जाएगा। इसीलिए 4th हाउस में मार्स कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वैसे भी अगर आप सिंपल तरीके से भी समझना चाहो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां पे मार्स इज डेबिलिटेटेड। अब मार्स ही यहां पे अगर आके प्रेजेंट हो गया ये कारक भावनाशक बन जाएगा, इसलिए ये अच्छा नहीं होगा। अब प्लैनेट रह गए आपके दोनों शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु। अब दोस्तों राहु अगर यहां पे आ जाए तो आपको बूस्टर इफेक्ट दे देंगे। शुक्राचार्य की जो नेगेटिव मेलेफिक इंटेंशंस हैं उनको बढ़ा देंगे। आदमी अगर सिंपल भाषा में कहें
बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने वाला, बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लानिंग करने वाला, उसको लाइफ में हर चीज़ बहुत बड़ा बड़ा सबको चाहिए होगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, उसकी जो इच्छा है, जो उसकी इंटेंशंस हैं, क्योंकि राहु का दोस्तों एक कैरेक्टर है। राहु जिस भी प्लेनेट के साथ जाएगा उस प्लेनेट के सिर के ऊपर बैठ जाएगा, उसको ओवर पावर करेगा, और जिस घर में भी राहु बैठा होगा वो उस घर में बूस्टर इफेक्ट तो देगा ही देगा। अब यहाँ पे मेलेफिक इंटेंशंस राहु के होने से बढ़ जाएंगी। साथ में मून इस घर का नेचुरल कारक है, सो फॉरेन जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, एंटरप्राइजिंग नेचर बहुत बढ़ जाएगी। और अगर कहीं राहु अच्छा हो गया, देखो राहु हमेशा बुरा नहीं होता दोस्तों, मेरा तो हमेशा का ओपिनियन है कि राहु, मैं तो राहु को बहुत अच्छा प्लेनेट मानता हूं, क्योंकि राहु अकेला प्लेनेट है जो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों एनर्जीज देने में सक्षम है। और अगर राहु अपनी दशा में स्पिरिचुअल इंटेंशंस या स्पिरिचुअल एनर्जी देने वाला हो गया तो वहां पे जुपिटेरियन इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब बात कर लें केतु की। अगर केतु यहां पे आ गया तो केतु ने इस घर की नेचुरल सिग्निफिकेशन से आपको डिसोसिएशन दे देनी है, आप में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस बढ़ा देनी है। जो मटेरियल गेन्स की जो आपकी इंटेंशंस थी उनसे आपको डिसोशिएट करके आपको स्पिरिचुअल टेंडेंसीज की ओर अग्रसर कर देना है। और चाहे जितने मर्जी प्लैनेट्स इस घर में आ जाएं, देखो केतु की जो एनर्जी है दोस्तों, आप उस एनर्जी को समझ लें। केतु की एनर्जी, जिस घर में भी केतु देवता विद्यमान होंगे उस घर की टोटल सिग्निफिकेशंस को, उस घर की टोटल एनर्जी को वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज वेरी मिस्टीरियस, उसको आप कभी भी पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते। हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाएं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी मिल सकती है। हाँ, केतु देवता अनएक्सपेक्टेड आपको लाइफ में गेन्स भी देते हैं और समटाइम्स वो मटेरियल भी होते हैं। दोस्तों ये टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं कि केतु देवता यहां बैठकर 100% बुरे नहीं हैं। मैं तो उनको बुरा खैर मानता ही नहीं हूं। ठीक है, बहुत से विद्वान और बहुत से एस्ट्रोलॉजर, उनकी सोच थोड़ा सा मेरे से भिन्न है, क्योंकि ओपिनियन होते हैं, ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं। मगर केतु देवता 4th हाउस में बहुत मजेदार इफेक्ट्स देने में सक्षम है। सो दोस्तों ये हुआ 4th हाउस का मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको 4th हाउस की एनर्जीज को समझ में लाने में मेरा जो प्रयास है, हो सकता है आपको उससे कुछ फायदा होगा। आप कुछ हद तक सक्षम हो जाओगे 4th हाउस की एनर्जीज को समझने में। और दोस्तों अगर आपने एनर्जीज को समझना शुरू कर दिया तो एस्ट्रोलॉजी की मिस्ट्रीज आप आसानी से डिकोड कर पाओगे और आप दुनिया में अच्छे एस्ट्रोलॉजर के तौर पर अपना नाम बना पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।